Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय लेकर फिर से आपके समक्ष हूँ और आज पुनः हम अपना पिछला अध्याय ही आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ने पिछला अध्याय जो हमने पढ़ाया था और समझाया था घर पर उसको एक बार खोलकर अवश्य अभ्यास किया होगा। तो बच्चों, आप पुनः अपनी पुस्तक पेंसिल जो हमारी न्यू बुक है सेम 1 जो है उसका हिंदी व्याकरण फिर से हमारे साथ आज पढ़ेंगे। और हमने अपना द्वितीय अध्याय वर्ण एवं मात्राएं आरंभ किया था। जैसे कि आप सभी को अच्छे से याद होगा कि हमने वर्ण की एक परिभाषा आप लोगों को समझाई थी कि हमारे मुख से यानी हमारे मुंह से जो भी आवाज़ या ध्वनि निकलती है वह वर्ण कहलाती है। और उसकी हमने एक बहुत सरल सी परिभाषा भी आपको लिखवाई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्योंकि इसके पिछले वाले अध्याय में हमने कहा था कि भाषा को बोलने के लिए, समझाने के लिए या समझने के लिए मनुष्य के पास स्वर या आवाज़ का होना आवश्यक है। तो हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकलती है उसे हम लोग बहुत सरल भाषा में वर्ण कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि एक अगर ध्वनि निकलती है तो वो वर्ण होती है, लेकिन जब अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं और वो सभी ध्वनियाँ जब एक साथ लिखी जाती हैं तो वो वर्ण माला कहलाती है। जिस प्रकार मोती की माला होती है उस प्रकार वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अ से लेकर य तक के जितने भी अक्षर हैं वे सभी वर्णमाला का एक अंग या हिस्सा हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अक्षर लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। ये सिंगल है तो ये वर्ण कहला गए थे, याद आया। लेकिन जब इन सभी को हमने बाकायदा एक समूह में एक क्रम से लिख दिया था, है ना, तो ये सारा जो आपका समूह था वो क्या कहला जाता है? ये पूरा का पूरा वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला में हमने आपको बताए थे कि 52 अक्षर होते हैं, लेकिन अब जैसे कि हमारी भाषा समृद्ध होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो हमारी वर्णमाला में अब 54 यानी कि 54 अक्षर गिने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम और बहुत सरल रूप में पुनः अपना कार्य लिख रहे हैं। ये आपने पढ़ा था वर्ण, फिर इसके 2 पढ़े थे हमने आगे जाके वर्णमाला। वर्णमाला में आपके 2 थे, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, है ना। हमने आप लोगों को स्वर समझाया था कि ऐसे अक्षर या ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे मुख से निकलती हैं और अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जिनको बोलते समय हमारी जीभ का हमारे मुख में कोई काम नहीं पड़ता है और हमारे गले से निकलने वाली हवा सीधी बाहर निकल जाती है, तो वो वाली जो ध्वनि होती है वे स्वर कहलाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि हमारे स्वर जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो स्वर की संख्या 11 होती है। फिर ये जो स्वर होते हैं ये ही मात्रा कहलाते हैं। जब इनको आप इनके सही रूप में न लिखकर अगर आप खड़े डंडे के रूप में प्रयोग करते हैं तो यही स्वर जो होते हैं वह मात्रा बन जाते हैं, है ना। तो मात्राएं स्वर के अनुसार कितनी होती हैं? 10 होती हैं। स्वर 11 है लेकिन स्वर से बनने वाली मात्राएं 10 हैं, क्योंकि अ वाला जो अक्षर होता है वह स्वर के रूप में तो प्रयुक्त होता है, किंतु उसका रूप कभी भी मात्रा में परिवर्तित नहीं होता है। यानी आ से लेकर अ तक के जितने भी स्वर हैं उन सभी को आप मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अ जो है वह आपका मूल स्वर है। तो मूल स्वर प्रत्येक व्यंजन में अपने आप जुड़ा होता है, प्रत्येक स्वर में भी जुड़ा होता है, इसलिए उसका प्रयोग मात्रा के रूप में नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए मात्राएं कैसे होती हैं। जैसे बहुत आसान है,
आपकी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 पर आप देखते हैं, जैसे पहला है आपका अ, इसकी कोई मात्रा नहीं क्योंकि इसमें कोई मात्रा है ही नहीं, कोई खड़ी पाई है ही नहीं। फिर है आपका आ, तो आ से बनती है आ की मात्रा। फिर ई, तो ई से बनती है छोटी ई की मात्रा। फिर ई, इससे बनती है आपकी बड़ी ई की मात्रा। उ, तो ये रहा आप जिसे छोटा ऊ कहते हैं। उसी प्रकार आप उ, तो उससे बनती है आपकी बड़ी ऊ की मात्रा। फिर री वाला स्वर जब आप लिखते हैं तो इसकी मात्रा आप कैसे प्रयोग करते हैं, इस तरह। याद है आप जब कृष्ण लिखते हैं ये, तो उसमें आप ये जो नीचे मात्रा लगाते हैं ना, ये री की मात्रा होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। या फिर आप जैसे लिखते हैं कृपाण, तो उसमें भी आप ये जो मात्रा प्रयोग करते हैं यह री की मात्रा होती है, ऋषि वाली। उसके पश्चात आप लिखते हैं ए, एड़ी वाला, तो उसमें आप बोलेंगे यहाँ तो मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम इसे मात्रा रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी ए इस तरह से सिंगल मात्रा लाइन के या रेखा के ऊपर युक्त की जाती है। आप आए एनक का बोलते हैं तो उसके लिए दो मात्रा प्रयोग की जाती है या उसकी आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है। फिर ओ के लिए हमने बहुत सरल, देखिए अ के पीछे जो भी लग गया वो उसकी मात्रा रूप में प्रयुक्त हो जाता है। औरत का आप औ, अ और औ दो स्वर सुनाई देते हैं, अ औ, तो इसकी मात्रा भी इस प्रकार बनती है। और सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने शब्दों में इन मात्राओं का प्रयोग अवश्य किया होगा। फिर एक चीज़ और है, हमने पहले भी वैसे समझाई थी कि मैम मात्राओं की क्या ज़रूरत है। मात्राओं की ज़रूरत इस प्रकार में पड़ती है बेटा कि हमारे मन में जब भी कोई शब्द या भाव प्रकट होते हैं तो उन्हें बताने के लिए आप बिना मात्रा के कभी कोई शब्द प्रयोग करके देखिए, उनका सही अर्थ निकल ही नहीं पाता है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में ये स्वर मात्रा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शब्दों को आसान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है किताब, अब किताब में अगर मैं कोई मात्रा लगाऊं ही नहीं, कतब, अब कतब, इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है इसका मतलब कुछ और भी हो। एक और सिंपल सी हम आपको उदाहरण बताते हैं, देखिए ये मैंने लिखा रीमा, एक लड़की का नाम है, और ये मैंने लिखा राम, ये एक लड़के का नाम है ना। लेकिन मान लीजिए हम मात्राओं का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, ये मैंने राम में से मात्रा हटा दी, रीमा में से भी मात्रा हटा दी। अब ये दोनों शब्द क्या, राम रम, क्या अर्थ निकालूं मैं इसका? अगर मैं राम को बुला रही हूँ तब भी मैं अगर बोलूँगी राम इधर आओ, अगर मैं रीमा को बुला रही हूँ तो मैं बोलूँगी राम इधर आओ। अब वो दोनों बच्चे अगर साथ में खड़े हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं किससे बुला रही हूँ? क्योंकि दोनों के नाम में एक समान ही अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें मात्रा का प्रयोग करती हूँ तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि मैं किसी लड़की को बुला रही हूँ या वह शब्द स्त्रीवाचक है, या कौन सा शब्द जो है वह पुरुषवाचक है। रीमा इधर आओ, यानी कि मैं एक लड़की को जिसका नाम रीमा है उसे बुला रही हूँ। भले उसके पास राम खड़ा है लेकिन मैंने किसे पुकारा है? रीमा को पुकारा है। उसी प्रकार यदि मैं र में आ की मात्रा राम बोलती हूँ तब वहाँ जो लड़का जिसका नाम राम है वो समझ जाएगा कि मैं उसे पुकार रही हूँ, उसके पास खड़ी हुई रीमा को नहीं पुकार रही हूँ। तो इस प्रकार स्वर अपने मात्रा रूप में परिवर्तित होकर हमारे शब्दों को, हमारे भावों को आसान बनाते हैं, और इसीलिए हमारी भाषा में मात्राओं की आवश्यकता होती है और अत्यावश्यक होती है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से वाले वर्ण से कौन सी मात्रा बनती है।
और याद रखिए सिर्फ स्वर से ही मात्राएं बनती हैं, या स्वर ही अपने परिवर्तित रूप में मात्रा बनता है और प्रयुक्त होता है। कभी भी व्यंजन मात्रा रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हम पुनः दोहरा रहे, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वतः स्वर प्रयुक्त होता है, मिला होता है। और एक ही अक्षर में दो दो स्वर आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मान लीजिए आपने बोला म में हम पहले ही बोल रहे हैं कि अ मिक्स है ना? तो इसके अंदर फिर हम और कोई सा भी मात्रा इसकी कैसे बना सकते हैं? इसमें तो अपने आप में अ मिला हुआ है, तो फिर इस अकेले म की मात्रा आप क्या बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, आप म में आ की मात्रा, म में ई की मात्रा लगा सकते हैं, है ना? अ की मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि अ अपने आप उसमें जुड़ा हुआ है। हाँ, उसमें जब आप आ की मात्रा लगा देते हैं, अन्य दूसरे स्वर को मात्रा रूप में प्रयुक्त करते हैं, तब उसका अर्थ भी बदल जाता है और उसका कोई एक मीनिंग निकलता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर थी हमारी मात्राएं। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यंजन है ना, द्वितीय है हमारा व्यंजन। ये तो हो गई हमारी मात्राएं। व्यंजन के लिए हमको एक बार व्यंजन की परिभाषा पढ़ देते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। पुनः, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। यह सरल परिभाषा व्यंजन की, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बेटा। व्यंजन के 3 प्रकार। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। चलो, पहले तो व्यंजन, फिर उसके भी 3 प्रकार। कैसे? हम यहाँ पर पहले तो आपके लिए व्यंजन लिख देते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमने पुनः कहा था कि अ से लेकर अ तक आपके स्वर होते हैं। अम और अह अयोग वह कहलाते हैं, क्योंकि ना तो वो स्वर होते हैं ना ही वे व्यंजन होते हैं। तो अब इसके बाद जो आपके पास वर्ण या अक्षर बचते हैं वो कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। सेकेंड लाइन च, छ, ज, झ, इ। तीसरी लाइन ट, ठ, ड, ढ, अण, है ना। उसके पश्चात आपकी एक और लाइन त, थ, द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। हो गए? यहीं पर क्या हमारे अक्षर खत्म हो जा रहे हैं? ध्यान दीजिए। नहीं,
इस पे 2 अपलोड हो गए हैं और तुम्हारे 21 तारीख वाले जो बचे हैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। देखिए बेटा, व्यंजनों को 3 कैटेगरी में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो व्यंजन होते हैं वे हमारे मुख से जब निकलते हैं उस समय हमारे जीभ की स्थिति हमारे मुंह में किस प्रकार की है इस पर डिपेंड करता है ना। स्वर जो है वो अपने आप हमारे मुख गले से हवा निकलती है और स्वर निकलते हैं, किंतु व्यंजन जो होते हैं आपके जीभ का आपके मुख के किस भाग को वो स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, उस पर डिपेंड करता है और तब जाकर वो अक्षर अलग अलग प्रकार से आपको सुनाई देते हैं। स्पर्श का अर्थ है, पहला स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है टच, हाथ से करते हैं तो भी टच, और अगर आपकी जीभ आपके मुंह के किसी हिस्से को, निचले वाले हिस्से को या दांतों को या ऊपर के हिस्से को या गाल के किसी एक हिस्से को टच करती है और फिर जो वर्ण आपके मुख से बाहर निकलते हैं या आपको सुनाई देते हैं वे वाले अक्षर कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये सारे, इनको हमने अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। कैसे? आप कहते हैं ना एक लाइन में 5 अक्षर होते हैं बेटा, तो हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, है ना। इसको हम ग्रुप बना देते हैं। पहला है आपका क वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप। फिर आपका दूसरा है च वर्ग मतलब च वाला ग्रुप। फिर ट वर्ग यानी ट वाला ग्रुप, त वर्ग यानी त वाला ग्रुप और प वर्ग। ऐसा क्यों किया हमने? हाँ, अब हम ये भी बता देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया बेटा क्योंकि एक एक जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब ग्रुप, है ना। एक ग्रुप के सारे अक्षर जो होते हैं वे सभी एक ही जगह से निकलते हैं और एक जैसे ही सुनाई देते हैं लगभग से। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, हम आपको यही बता देते हैं। जैसे आपका पहला जो है क वर्ग, क वाली जो लाइन होती है ना, ये आपके कंठ से निकलती है। कंठ यानी गला। क, ख, ग, घ, अंग। बोल के देखिए, कंठ से निकलता है। जो हवा गले से निकल रही है और फिर हमें सुनाई दे रही है, तो अगर वो सारे अक्षर एक जैसे ही जगह से निकल रहे हैं तो वो एक ही ग्रुप के कहलाएंगे। क से कंठ वर्ग निकल रहा है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। दूसरा है आपका च वर्ग। च वर्ग कहाँ से निकलता है? तालू से। तालू, तालू समझते कहाँ होता? यहाँ। च, च बोल के देखिए, छ, ज, झ यानी जीभ का जो निचला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से के मसूड़े को टच कर रहा है। च हल्का सा टच करेगा और वो आवाज आपके मुख से बाहर निकलती है। तो ये जो है सारे अक्षर, ये च वर्ग के जो है वो एक ही स्थान यानी आपके मुख के तालू से निकलते हैं। फिर होता है ट। ट वर्ग जो है वो कहाँ से निकलता है आपके मुख में? मूर्धा से निकलता है। और मूर्धा को समझने के लिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ इन अक्षरों को बोल कर देखना है। ट, ठ, ड, ढ, अण। हवा में लहरा रही है मुख के बीच में आपकी जीभ और बस निचले वाले हिस्से को वो टच करके आती है और एक जोर का धक्का निकलता है और बाहर आपको वह अक्षर सुनाई देता है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना आपका ऊपरी वाला, जस्ट दांतों के पीछे का जो मसूड़े वाला हिस्सा होता है, उसको आपकी जीभ टकराती है और फिर जो हवा निकलती है वो कहलाती है आपकी ट वर्ग अर्थात मूर्धा वाला स्थान।
अभी तो आप लोगों को बहुत से बच्चे ऐसे जिनको आपको ये नहीं पता कि आपके मुख में कितने अलग अलग प्लेसेस होते हैं। आपको ये नहीं पता कि मुंह के राइट हैंड को क्या बोलते हैं या लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं। आपके मुंह में सिर्फ एक जीभ और 32 दांत नहीं होते हैं, उस मुंह में भी बहुत अलग अलग पॉइंट है और उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जब आप लोग साइंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप दांत के डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि दांत भी एक ही वैरायटी के नहीं होते। उसी प्रकार आपका मुख भी बेटा सिर्फ एक अकेला मुख नहीं होता है, निचला हिस्सा ऊपरा हिस्सा जो भी होता है उन सब के लिए एक अलग अलग नाम होते हैं। आपके मुंह में कभी ऐसा होता है जब छाले हो जाते हैं, है ना, मम्मी या डॉक्टर क्या पूछते हैं कहाँ पर हुए बताओ, आप बता नहीं पाते हो, आप सीधा आम ऊपर के दिखा देते हो कि देखो यहाँ पर हुए हैं। ये ना आपको यही नहीं पता है कि आपके मुख के अलग अलग हिस्सों को हम क्या कहते हैं। ये यहाँ जो होता है वो कंठ होता है, तालू नीचे होता है, मूर्धा ऊपर होती है, यहाँ तक कि आपके दांत का पिछला जो मसूड़े का हिस्सा होता है वहाँ पर भी उसको हम दंत कहते हैं। अगर आपके दांत वाले हिस्से से अगर आपकी जीभ टकरा रही है तो अलग ध्वनि निकलेगी। हमने उस दिन आपको बताया था ये अलग ध्वनि है, टेबल को अलग ध्वनि निकलती है और आपके ये दोनों हाथ एक जैसे हैं, लेकिन जब ये गाल पे पड़ता है तो इसकी अलग ध्वनि आती है और जब ये हाथ पर पड़ता है तो उसकी ध्वनि अलग होती है। तो आपका मुख भी तो अलग अलग स्थानों से मिलकर बना हुआ है, वो एक ही जीभ है जो उसके अलग अलग हिस्सों को टच करती है और वहाँ से अलग अलग हवा निकलती है। तो उसके बेस पर ही तो हमने अपने अक्षरों के अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। जो सारे अक्षर एक ही जगह से निकलते हैं वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। ट, ठ। जीभ ऊपर का जो दांत का पिछला हिस्सा है वहां टच करके ठोक मारती है, ट, ठ। ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप बरसों से जिन अक्षरों को बोलते आ रहे हैं आखिर वो आपके मुंह के किस हिस्से से निकलता है। फिर अगला है आपका दंत वाले, त, थ, द, ध, न। यानी आपकी जीभ कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके दांतों को टच करती है ना। उसके पश्चात है प, ये है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। जिन अक्षरों को बोलने में आपकी जीभ या आपके होठों का स्पर्श या टच होता है वो वाले अक्षर कहलाते हैं आपके प वर्ग वाले। प, ह, ब, भ, म। आप बहुत भी ट्राई करेंगे तो इस वाली जगह से ये वाला अक्षर नहीं बोल पाएंगे और बहुत भी कोशिश करेंगे तो आप ये वाला अक्षर इस जगह से नहीं बोल पाएंगे। यानी कि हमारी प्रकृति ने, भगवान ने और हमारे मुख में जो जीभ है उसने ये व्यवस्था लगाई है कि यहाँ पर अगर आप टच कर रहे हैं अपनी जीभ को तो यही वाला अक्षर निकलेगा, अगर आप यहाँ पर जीभ को टच कर रहे हैं तो यही वाला अक्षर निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। आप चाहे जितना कोशिश करके देख लीजिए। तो जो भी हमारे पूर्वजों ने या हमारे व्याकरणगत विशेषज्ञों ने हमारे लिए निर्धारित किया है वो कोई एक तरीके से किया है, उसका कोई रीज़न है, उसमें हम अपने मन का कोई रीज़न नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा वर्ग आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और सभी छात्र इस वर्ग को अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार अभ्यास करके देखेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम आते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं पता है आपको? कोई बता सकता है? अंतः का मतलब होता है भीतर और स्थ का मतलब होता है स्थित होना। यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जो हमारे भीतर स्थित होते हैं और उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी भी हिस्से को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी टच नहीं करती है, फिर भी वो अक्षर बाहर आ जाते हैं। य, र, ल, व। ये अक्षर जो होते हैं वो कहलाते हैं अंतस्थ। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। ये सारे जो हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन थे बेटा। ठीक है, इसके पश्चात हम अपने अंतस्थ व्यंजन लिख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व।
चलिए इसके पश्चात अंतिम है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गर्म। ऊष्म यानी गर्म। किसी चीज को आप टच करते हैं वो गर्म लगती है, तो उस गर्म को हम एक और रूप में कह सकते हैं ऊष्म। जिसमें से ऊष्मा निकलती है वो ऊष्म होता है। तो मैम भाषा में अक्षरों में गर्मी कहाँ से आई? वो कैसे ऊष्म हो सकते हैं, होते हैं? ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जिन अक्षरों को मुंह से बाहर निकालते समय गर्म वाली हवा निकलती है। गर्म हवा, ठंडी हवा क्यों नहीं होती है? आपके इसी मुख में से ठंडी हवा भी निकलती है और इसी मुख में से गर्म हवा भी निकलती है। याद कीजिए, हमने बहुत पहले की स्टोरी भी सुनाई थी ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यानी ठंड में आपके हाथों में जब ठंड लगती है तो आप करते हैं और अपने हाथों को गर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई चीज़ गर्म है, खाने की रोटी का कौल गर्म है, आप फूंक मार के उसे ठंडा कर लेते हैं। यानी आपके इसी मुख से गर्म हवा भी निकलती है और ठंडी हवा भी निकलती है। तो ऐसे ही हमारे अक्षर या ध्वनियाँ भी तो इसी मुख से निकल रहे हैं। तो जिन अक्षरों को बोलते समय या जो अक्षर गर्म हवा निकलने पर हमको सुनाई देते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, है ना। वो कौन से हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं बोल के देखें। स, स, श, ह, श, श, ह। आप स्वयं बोलकर देखिए, आपको अपने हाथ पे जो हवा महसूस होगी वो हल्की सी गर्म होती है। ये 4 वर्ण जो है आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। व्यंजन में भी 3 प्रकार के व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके पश्चात हम अंतिम वाले व्यंजन पर आते हैं जिसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैम इतने सारे व्यंजन के प्रकार होने के बाद में और संयुक्त व्यंजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारी हिंदी वर्णमाला में सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत समृद्ध है। इसमें इतने अधिक आपको ध्वनियाँ मिलती हैं, इतने सारे शब्द वर्ण मिलते हैं कि आप उसमें किसी भी तरह से अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मन में कोई बात उठी है तो उसको प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए आपके पास अक्षरों की कोई कमी नहीं है। इतने व्यंजन बनाने के बाद में भी हमें ऐसा लगा हमारे पूर्वजों को कि और भी कुछ है जो और होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, व्यंजनों को मिक्स कर दिया, आपस में जोड़ दिया। व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब 2 व्यंजन मिल जाएं तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन बन जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, क्या बताएं? एक चीज़ ये ध्यान रखना, कभी भी एक ही वर्ग के 2 अक्षरों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन नहीं बनता है। संयुक्त व्यंजन के लिए आवश्यक है कि 2 अलग अलग ग्रुप के अक्षरों को जोड़ा जाए। जैसे यहाँ मैंने लिया एक त वर्ग का और यहाँ लिया एक अंतस्थ वर्ग का, क्योंकि मुख तो वही है, जीभ भी वही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो यहाँ आपके कहाँ से निकली, दांत से टकराई और अंदर से भी निकल रही है। यानी दांत को तो टकराई लेकिन हल्का सा टकराई। त्र, आपने ये शब्द यूज किया है कई बार। त्र, त और र दोनों सुनाई देते हैं। तो मैम त तो दांत वाला है और र तो अंतस्थ वाला है। हाँ तो ठीक है ना, जीभ ने त के लिए दांत को टच किया और तुरंत वो हट गई, अंदर से र निकल आया।
लेकिन उन्हीं दोनों को हम बार बार जब बोलते हैं तो दोनों अक्षर अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होने लगते हैं और इसी प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजन का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हम कुछ संयुक्त व्यंजन भी लिख रहे हैं। आप सभी चाहें तो देख सकते हैं कि वे कैसे बनते हैं। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी घर पे इसे चाहें आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए अब अंतिम के लिए हम आ रहे हैं अपने संयुक्त व्यंजन और एक होता है द्वित्व व्यंजन। ठीक, संयुक्त मतलब जोड़ना या जुड़ा हुआ या जोड़कर, संयुक्त। ये लिया हमने क और ये लिया हमने श और इन दोनों को मिलाकर कौन सा बना था आपका क्षत्रिय का। उसी प्रकार हमने लिया ये ज और ये लिया इन, इसको मिलाकर क्या बन गया ज्ञानी का। याद आया त धन र, इसको मिलाकर क्या बना है आपका त्र। फिर आपका श और र, ये आपका संयुक्त बना श्र। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में बहुत कम किया जाता है, लेकिन इनको बनाने और इनके जन्म के पीछे का एक मुख्य कारण यही है कि जब हम अपनी भाषा में अन्य वर्ण जो पहले से हम बना चुके थे उनका प्रयोग कर रहे थे, तब भी हमें कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। बार बार हम मान लीजिए किसी का नाम बोलते ना श्रीमान, अगर ये श्र नहीं होता, आप लिखते हैं ना श्रीमान, तो ये श्र का प्रयोग करते। अगर ये श्र नहीं होता तो आप क्या बोलते सरमान या सरीमान बोलते क्या? भैया किसी के नाम के आगे हमें उसे आदर तो देना है, तो हम क्या कहेंगे? हर किसी को तो हम आदरणीय नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह आप इंग्लिश में हर व्यक्ति के आगे रिस्पेक्टेड नहीं लगाते हैं, मिस्टर या मिसेस लगाते हैं, तो उसी तरह किसी भी शिष्ट व्यक्ति के लिए जब हम कोई शब्द उच्चारित करते हैं तो वहाँ पे श्री लगाते हैं। श्री मतलब हमसे थोड़ा बड़ा या सम्मान में बड़ा। तो उसके लिए हमें ऐसा कोई वर्ण चाहिए था जो उच्चारित होने में और लिखने में भी अच्छा लगे। तब हमारे जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने भाषा को बनाया, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर इस एक नए वर्ण को बनाया और इस प्रकार हमें अपनी हिंदी भाषा में 4 नए संयुक्त वर्ण प्राप्त हुए, जो कि क्ष, ज्ञ, त्र और श्र है। उसी प्रकार हिंदी भाषा में एक और प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, द्वित्व। व्हाट इज द डिफरेंस? संयुक्त एंड द्वित्व। संयुक्त और द्वित्व में क्या अंतर है? बहुत हल्का सा अंतर है बेटा। एक व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि रहेंगे उसमें दोनों व्यंजन। कैसे रहेंगे? देखिए, ये एक रहा ब
उसमें स्वर मिला था। फिर है आपका च, फिर है च, आ, है ना। यानी कि जब कोई एक अक्षर दो बार एक साथ यूज होता है या प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है, पहला वाली बार जब वो प्रयोग होता है तो उसमें से स्वर हटा देते तो वह आधा प्रयोग होता है, और दूसरी बार जब वही वाला वर्ण प्रयोग होता है तो वह पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। हमारे हिंदी भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जहाँ पर हमको द्वित्व व्यंजन की आवश्यकता महसूस हो रही थी, और इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन के बाद में द्वित्व व्यंजनों की रचना भी की गई। आपने कई ऐसे शब्द पढ़े होंगे, पत्ता, है ना, धक्का, फिर चक्की, और ऐसे कुछ शब्द आप बता सकते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, टक्कर, बहुत सारे शब्द हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैम द्वित्व व्यंजन के बिना भी काम चल सकता है, तो आप एक बार पुनः अपने उन वाक्यों या शब्दों को अपने दैनिक प्रयोग में अवश्य प्रयोग करके देखिए जहाँ पर आप अभी तक द्वित्व व्यंजन का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या परेशानी आप लोगों को आती है, ये आप मुझे बताएंगे, है ना। सिंपल, चका, बचा, चक्कर, बात ही समझ में आई। ए बच्चा इधर आओ, कौन बचा, बचा का मतलब क्या हो जाता है, ये मैंने लिखा बचा। यानी अगर मैं द्वित्व व्यंजन प्रयोग ना करूं ये और सिंगल ही रहने दूं तो यहाँ बचा का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बच जाना, रिमेन, उसे हम कहते हैं बचा हुआ। लेकिन अगर मैंने आधा च या द्वित्व व्यंजन प्रयोग कर दिया तो यहाँ सीधा इसका अर्थ क्या हो गया, एक चाइल्ड से है, एक बच्चे से है। उसी प्रकार मान लीजिए ये रहा पता, और ये है आपका पता। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए द्वित्व व्यंजन का प्रयोग न करूं, ये मैंने हटा दिया, पता और पता क्या अंतर है, एक वृक्ष से गिरने वाले उसके एक हिस्से में और मेरे घर के एड्रेस में। पता यानी आप जहाँ रहते हैं वह जगह, और पता पेड़ पे से जो गिर रहा है वो भी पता कैसे हो सकता है, उसको भी तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पर द्वित्व व्यंजन लगाया और इस प्रकार वह क्या बन गया, पत्ता। यानी कि वृक्ष का एक हिस्सा जो झड़ता रहता है और नया उगता रहता है। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां थी जिनकी वजह से हमारी हिंदी भाषा में द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वाले अक्षरों का निर्माण हुआ, और अब ये हमारे भाषा के लिए बहुत अत्यावश्यक हो गए हैं। तो पुनः एक बार आप सभी मेरे साथ दोहरा लीजिए, वर्णमाला का है यही सार, स्वर व्यंजन है इसका आधार, है ना। बिना स्वर और व्यंजन के हमारी वर्णमाला बनती ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो स्वर व्यंजन से जुड़ा हुआ वर्ण मात्राओं का अभ्यास था वह समाप्त होता है, और हमारी आज की यह कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले कक्षा में हम अपने इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न अपनी पुस्तक में आरंभ करेंगे, और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अपनी पुस्तक साथ में लेकर आएंगे ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और सभी घर पे अपने कार्य का अभ्यास करते रहें।